हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 31 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से आर्टिकल्स को जो आज अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्टैंड विद फ्रांस। इशू आपको पता ही है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया ने अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय कि रिलीजियस सैक्रेडनेस। ठीक है, तो अभी क्या इशू है वो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा और किस तरीके से इंडिया यहाँ पर अपने स्टैंड को पुट करने से एक बार भी नहीं हिचकिचाया वो जानने की कोशिश करेंगे। स्टिल हेजी, कल एक्सप्लेन पेज आपने नहीं देखा है तो ये आर्टिकल आपके लिए काम का। एक्सप्लेन पेज देख लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कल के एक्सप्लेन पेज में डिटेल दी हुई थी कि अब नया एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डिनेंस विच वॉज प्रोमलगेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये बताया गया है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग बॉडीज़ हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को कंटेन करने के लिए बनाई गई थी, चाहे वो जुडिशरी के ऑर्डर बेस्ड हो या फिर किसी पर्टिकुलर लॉ के बेस्ड भी हो, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी हो या EPCA हो, या फिर इसके अलावा स्टेट जो कि NCR वाले रीजन से एडजॉइंड है लाइक UP, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। तो इन स्टेट्स की जो पोल्यूशन कंट्रोलिंग बॉडीज़ NCR में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक उनको एलिमिनेट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। जानेंगे पूरी डिटेल फिर से। ये आर्टिकल आप देख लेना, ये आर्टिकल आप देख लेना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ काम के लगे नहीं, पर एक बार आप रीड आउट ज़रूर कर लेना कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आर्टिकल भी आप ही देखोगे। ये आर्टिकल मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, शेपिंग द फ्यूचर। अभी US और इंडिया के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप को देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, और डिफेंस के साथ में आप देख सकते हो किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन एंड फ्री बनाने के लिए दोनों कंट्रीज़ डेडिकेटेड हैं और एफर्ट्स कंटिन्यू लगाए जा रहे हैं। ये वाला आर्टिकल मैं आपको यहीं बता देता हूँ, डेमोग्राफी देयर्स एंड आर्ट्स। इस आर्टिकल में राइटर सीधा एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी को लेकर के अभी जम्मू कश्मीर के जो लीडिंग पॉलिटिशियन है उनमें भी कहीं ना कहीं कंसर्न है, तो नेशनल पॉलिटिक्स जो भी है उसमें भी ये चीज़ बार बार उठाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में डेमोग्राफी अभी भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है 5 अगस्त 2019 के बाद में। तो राइटर एक चीज़ बोलते हैं कि भाई आप डेमोग्राफी की बात करो, डेमोग्राफी का मतलब हो गया कि वहाँ की पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसमें भी डेमोग्राफी में पर्टिकुलर जो पॉइंट आता है दैट इज़ रिलीजियस डेमोग्राफी। तो यहाँ पर मेन जो कंसर्न है दैट इज़ कश्मीरी। अब कश्मीर में आप देखोगे तो वहाँ पर 2001 में मोहम्मडन्स या फिर अपन कहे मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज अराउंड 94%। ओके, जो कि बढ़कर के फिर 2002 में 2011 में हो गई 96%। ये तो हो गया कश्मीर का। अब बात करते हैं जम्मू का। ये तो मेजॉरिटी किसकी बात होगी, इस्लाम्स की, मतलब इस्लामिज़म जो मेनली है वो मेन प्रेवलेंट है कश्मीर वैली या कश्मीर रीजन की अगर बात की जाए। अब बात राइटर ये कह रहे हैं कि अब आप आ जाओ जम्मू में। जम्मू वाले रीजन में आप देखोगे कि वहाँ पर 2001 में जहाँ पर पूरी पॉपुलेशन का अराउंड 21% के लगभग मोमडन्स थे इधर जम्मू में, वो 2011 आते आते आप देखोगे इंक्रीज होकर के 23% हो गया। तो यहाँ पे आप देखो फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो जम्मू का डेमोग्राफी अगर चेंज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर कश्मीर का डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। दूसरी, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री में हम कहीं पर भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग धर्म परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस केस को अगर आप कंसिडर करो तो इस तरीके से तो जम्मू कश्मीर को आप स्पेशल किस तरीके से देख सकते हो। इंडिया में भी फिर एक तरीके से हिंदू पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 80% है, तो उन लोगों को भी कह देना चाहिए कि हमारा डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं आने चाहिए, इसलिए बाकी रिलीजन को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो राइटर एक आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं। फिर आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि कश्मीर में अगर डेमोग्राफिक इशू आ रहा है कि वहाँ पर अगर लैंड लॉज को चेंज कर दिया गया है नोटिफिकेशन के बेसिस पे कि कोई भी वहाँ पर जाके अब ज़मीन खरीद सकता है, तो उनकी वजह से अगर वहाँ की डेमोग्राफी को थ्रेट है, तो आप एक चीज़ बताओ, जम्मू में जो रोहिंग्याज को सेटल किया हुआ है लगभग 10,000 रोहिंग्याज हैं वहाँ पे। आपको पता है रोहिंग्या क्राइसिस क्या था, म्यांमार से वो लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश से इंडिया में भी आ गए इल्लीगली, और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस भी चल रहा है। तो आपको
ये बात ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए जो लोग इस कश्मीर की डेमोग्राफी को लेकर कंसर्न है कि भाई आप एक चीज़ बताओ, ये रोहिंग्या जो जम्मू में सेटल्ड है 10,000, इनका क्या? इनको तो फिर डिपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि इनकी भी डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है जम्मू में। अच्छा, एक चीज़ और बोल रहे हैं राइटर कि कश्मीर में ही डेमोग्राफी का ज़्यादा कंसर्न है, जम्मू और लद्दाख वाले लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं है। जबकि हमने पहले जो आर्टिकल्स डिस्कस किए उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ बताई गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख सारे के सारे कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के। तो राइटर ये चीज़ थोड़ी क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि कश्मीर में अगर डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं तो आप कंसर्न हो, जबकि असम में अगर एनआरसी जो चल रहा है वो भी तो वहाँ की डेमोग्राफी को मेंटेन करने के लिए, ये तो फिर वो लेजिटिमेट हो जाता है अगर आप ये बात बोलते हो तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा देश बहुत सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है किसी भी रिलीजन के लोग कहीं पर भी जाके अपने खुद के जो रिलीजियस राइट्स हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि स्टेट की हमारी जो एक कह सकते हैं ना पब्लिक ऑर्डर हो गई, हेल्थ हो गई, मोरालिटी हो गई, इसको जब तक कोई थ्रेट नहीं है तब तक। ओके, तो इस तरीके से यह आर्टिकल तो अपन ने यही डिस्कस कर लिया। बाकी 3 आर्टिकल है वो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्टैंड विद फ्रांस। आपको पता है फ्रांस की सिटी जो नाइस है वहाँ पर आप देखोगे तो एक पर्सन ने एक वुमेन को मारा, फिर एक वुमेन को मारा और फिर एक मैन को मारा, ऐसे करके चर्च में 3 जनों की डेथ हो गई। इसके पहले आपको पता ही है कि किस तरीके से एक टीचर को चेचन्या के एक लड़के ने किस तरीके से उनको मार दिया गया था। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि फिर जैसे ही फ्रांस ने और फ्रांस गवर्नमेंट हमेशा से बोलती आई है रिपीटेडली कि हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फेवर में है हमेशा से, और उसी चीज़ को इंडिया ने भी फ्रांस को फेवर करते हुए बोला है कि हम फ्रांस के साथ में हैं। और जो फ्रांस में एक शॉक एंड ग्रीफ की जो एक वेव चली है वो कहीं ना कहीं अभी एक कंसर्निंग इशू है थ्रू आउट वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आपको इसके पहले पता ही है कि टीचर ने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून दिखाए तो स्टूडेंट ने उसके गला काट दिया गया था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, वो टेररिज्म है वो लगातार बढ़ता जा रहा है फ्रांस की सॉइल पे। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यूरोप में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा फ्रांस में ही रहती है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो मलेशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, वो एक तरीके से लीडर बनना चाह रहे हैं इस्लाम के पर्टिकुलर अगर बात करें तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आप देखोगे तो वो वहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कहना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आपके जो फ्रीडम है आपकी, उसको कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सैक्रेडनेस ऑफ देयर रिलीजन। तो ये चीज़ जो है ना वो आज के लिबरल डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात आती है कि फ्रांस में ये जो अटैक्स हैं ये इतने रिपीटेडली कैसे हो रहे हैं। पहले भी आपने सुना होगा कि लोन वोल्फ अटैक हुए हैं, यही 19 में ही हुए थे। तो इस तरीके से हुआ क्या था कि 2002 में एक मतलब सटायर वीकली है, ठीक है, जिसका नाम चार्ली हेब्डो, उन्होंने पब्लिश किया था प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून। तो उस वजह से उसके बाद में लगातार फ्रांस में ये अटैक देखे जा रहे हैं और ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है इसकी वजह से वल्नरेबिलिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और रिलीजन को लगातार टेरराइज कर दिया जा रहा है। और आप देख सकते हो तो ये जो है अपने आप में एक कंट्री जो जहाँ से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऐसी वैल्यूज़ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पिक किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही तो एसोसिएटेड टर्म्स है ना ये, वहाँ पर अगर ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जहाँ एक फ्रीडम की बात की जाती है वो कंट्री इतनी परेशानियों का सामना करता है। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने भी कहा है कि इस्लामी सेपरेटिज़म ज़्यादा ही पीक पे पहुंच रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो फ्रेंच गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल रेडी है कि हमारे यहाँ पर हम एक तो रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे इस्लाम को लेकर के, और दूसरी तरफ जो सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वहाँ पे क्या है कि स्टेट का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से। हमारे तो क्या होता है प्रिंसिपल डिस्टेंस वाला डॉक्ट्रिन है कि भाई एक हद तक जब तक आप पब्लिक है मतलब पब्लिक ऑर्डर
हेल्थ और मोरालिटी को जब तक आप कोई हार्म नहीं पहुंचाओगे तब तक तो देखो हम कुछ करेंगे नहीं, और हार्म जब पहुंचाने लगोगे तो स्टेट वहाँ पे झट से अपनी इंटरवेंशन करेगा। बट वहाँ पर क्या है, यूरोप में स्टेट का और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। बट अब फ्रांस जो है वो सॉलिडरिटी एकदम क्लियर कर चुका है कि हम बिल्कुल हमारे जो सेक्युलरिज्म का फ्रेमवर्क है ना उसको भी हम चेंज करेंगे। साथ में नए लेजिस्लेशन लाए जाएंगे और लॉ एनफोर्सर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आर्म प्रोवाइड कर दी जाएगी, और एक सर्विलेंस की जो पावर है वो इंक्रीज़ की जाएगी। और जो घरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जैसे मदरसे और ये चलते हैं, तो वहाँ पर कोई एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है मदरसों को। तो उस केस में क्या होता है कि उन गवर्नमेंट अब क्या करेगी कि बच्चों को अब बोले कि होम स्कूलिंग से अब वापस स्कूल में लाने की है शुरुआत। ठीक है। दूसरा, जो लोग, जो इंडिविजुअल्स कहीं पर भी एक्सट्रीमिटी को फैलाते हुए दिखाई देंगे तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा और मॉस्क्स को बंद कर दिया जाएगा अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की। और डेफिनेटली जो मेन थीम होगी दैट विल बी फ्रेंच वे ऑफ लाइफ, फ्रांस के तरीके से ज़िंदगी जियो। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से टेररिज्म को लेजिटिमाइज करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर दी जाती हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है, देखो फ्रांस जो है मल्टीकल्चरलिज्म के वैल्यूज़ पे बेस्ड है, और ये हमेशा से फर्स्ट प्रिंसिपल रहा है फ्रांस जैसे कंट्रीज़ का। तो एक रिलीजन को कल्प्रिट बनाना इन सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ये थोड़ा सा वाइजेस्ट वे कंसिडर नहीं किया जा सकता। रीज़न बीइंग कि एक रिलीजन के लिए कुछ लोग बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं और उसी रिलीजन को फिर आप पूरा एकदम यूँ डिक्लेयर कर दो कि भाई ये तो गलत है, तो वो चीज़ थोड़ा सा वाइज एक डिसीजन नहीं होगा। कैसे मैं आपको बताऊं, देखो ISIS था क्या है मान लो आप, तो वो उनका क्या एटीट्यूड था, बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म, और उन्होंने एट्रोसिटीज़ भी किस पे की है जी ISIS ने, सीरिया में, इराक में, इन रीजन्स में, और वहाँ तो ऑलरेडी माउंटेन्स है। तो कहने का मतलब ये कुछ आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें अपने को एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। रही सही में हम देखें फ्रांस के जो फाउंडिंग आइडियल्स हैं वहाँ पर रिलीजन और फेथ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उनकी फ्रीडम इंश्योर की गई थी। तो यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, स्पेशली इस्लाम को, इस तरीके से टैकल करें और उसको केवल कल्प्रिट मान ले कि इस्लामिज़म ही बेकार है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ आइडियोलॉजिकल जो सेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म को फैलाने की कोशिश करते हैं। अब देखो फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और देख सकते हो कि ये चीज़ अब कहीं ना कहीं फ्रेंच प्रेसिडेंट के स्पीच में भी ट्रैक की जा सकती है। अब दूसरी तरफ अब देखो कि जो लोग इस पूरे एक्ट को डिफेंड कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पर फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो, ठीक है, जैसे कि टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोन, ऐसे ही मलेशियन प्रेसिडेंट महातिर मोहम्मद जो कि रिटायर हो चुके हैं। तो आर्टिकल सीधा सा महातिर के लिए तो ये बोल रहा है कि इनको अभी तक भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं कि बोले इनको रिटायरमेंट में रहने की आदत नहीं पड़ी अभी तक। और दूसरी तरफ रेसेप तैयब एर्दोगन, ये कौन से वर्ल्ड लीडर हैं जो इनको पता है कि इनके अंदर सेंसिटिविटी भी हो कुछ। तो कहने का मतलब इन्होंने अपने हिसाब से ही मतलब ये कहते हैं ना खुद ही खुद को एक डिक्लेयर कर रखा है कि हाँ वी आर द वर्ल्ड लीडर्स। बाकी ये वर्ल्ड लीडर के फॉर्म में कहीं पर भी सेट नहीं होते हैं, न इन्होंने कुछ ढंग का किया है। तो पॉइंट ये मैक्रोन ने जो बोला ना इस्लामोफोबिया का, दैट इज़ नॉट बैड। इस्लामोफोबिया तो है पर वो एक कम्युनिटी, एक सेक्शन में ही है, वो सबके ऊपर आप अप्लाई करो, दैट इज़ नॉट गुड। बट यस, कार्टून्स अगर कोई लेकर के आ रहा है, कोई चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आप उसको मार दो, इज़ नॉट द राइट थिंग। तो इंडिया ने जो कुछ भी किया है ये एक अच्छा कदम है फ्रांस की तरफ से बोलना। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टिल हेजी। कंटेक्स्ट आपको पता होगा कि थर्सडे को दिल्ली में एयर पॉल्यूशन जो है वो उसकी एयर क्वालिटी 2 जनवरी के बाद में बिल्कुल घटिया पहुंच चुकी है NCR रीजन की अगर बात की जाए। तो इसी के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के बेस एक नई मैनेजमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, एक कमीशन बनाने की कोशिश की है, जो कि आप देख सकते हो पिछले 10 सालों से लगातार, जो आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों से लगातार एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी जो दिल्ली में है
या एनसीआर रीजन में वो बिगड़ती जा रही है, उसको टैकल करेगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस्ड पे भी ईपीसीए जैसी एजेंसीज ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो भी फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ पर एक फैक्टर निकल के आया कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। बोले कि एजेंसीज तो बहुत हैं बट आपके वहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, सेंटर जो है वो 18 मेंबर की एक नई बॉडी लेकर के आ रहा है जिसमें स्टेट्स को भी पार्टिसिपेशन मिलेगा और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे सिविल सोसाइटी के लोग हो गए, एनजीओज हो गए, उनको भी पार्टिसिपेशन मिलेगा और सेंटर का खुद का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो कहने का मतलब एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है जहां पर ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना, इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये अपने आप में एक पहला कदम है कि हाँ वाकई में एनसीआर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और रिक्वायरमेंट भी डेफिनेटली है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को जब तक आप आई टू आई नहीं लोगे तब तक आप नहीं उन चीज़ों का इंश्योर कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और डिस्कस भी कर चुके हैं अपन ऑलरेडी कि भाई दिल्ली में एयर पॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो दूसरी तरफ आसपास के स्टेट्स में जो फार्मर्स जो पैडी कटिंग के बाद में, पैडी हार्वेस्टिंग के बाद में उसके स्टबल्स को डायरेक्ट जला देते हैं। तो इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से एक मैंडेट किया था ईपीसीए का। ओके, और आप देखते हो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं काम करता रहता है, या इन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी नाम आता रहता है जब भी पॉल्यूशन की बात आती है। तो ये दोनों बॉडीज़ अब कहाँ चली जाएंगी, सीलोज में। दैट मीन्स कि नया जो कमीशन है वो सारी चीज़ें टेक ओवर कर लेगा इन जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, चाहे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है उसकी भी सारी पावर जो है वो सारी उस नए 18 मेंबर कमीशन के हाथ में चली जाएगी। तो आप देखोगे डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, हेल्थ, इन सबको आप देखोगे तो अभी तक कोई भी इस क्राइसिस को हैंडल करने में ना तो सक्सेसफुल रहा है, ना वो अपनी ऑनरशिप देखते हैं कि हाँ जी ये हेल्थ कंसर्न है, हेल्थ से मतलब दिल्ली में एनसीआर में पॉल्यूशन का बढ़ना, एयर पॉल्यूशन का, कि भाई ये हेल्थ इशू है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी इस क्राइसिस की ऑनरशिप मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। तो इस केस में कहीं ना कहीं नई एजेंसी नए तरीके से काम करे तो वो एक देखने वाली बात है। तो शुरुआत तो चलो ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो आर्टिकल कंसर्न बता रहा है दैट इज़ कि हमारे जो ये न्यू एजेंसी आएगी यहाँ पे आप देखोगे ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा बैठने वाले हैं। तो क्या वाकई में ब्यूरोक्रेट्स का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है उससे वो डिपार्ट कर पाएंगे? क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे घटिया ब्यूरोक्रेसीज में कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो उस केस में आप देखो कि किस तरीके से ये अपने आप को ओवरकम करती है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लर्न करके। तो कमीशन जो है एग्जिस्टिंग बॉडीज़ को देखो सुपरसीड करेगा, सीपीसीबी या फिर स्टेट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए जितनी बॉडीज है उन सबको भी। तो आप देख सकते हो 22 साल पुराना जो ईपीसीए है वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि कैसे भी करके एनफोर्सिंग कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग बॉडीज़ के पास में कम हुआ करती थी, वो अब जो नई कमीशन आ रही है उसके पास में दी जा रही है। कहने का मतलब नए कमीशन के बाद में एग्जिस्टिंग बॉडीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर्स हैं। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूट करना है, चाहे उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी आप देखोगे तो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन भी है, सेंटर का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। दूसरी तरफ स्कोप है वो भी वाकई में बहुत बड़ा है और वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं, प्यूनिटिव प्रोविजंस भी हैं। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो बॉडीज जैसे कि सीपीसीबी हो या ईपीसी हो या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो, उनके पास में इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं हुआ करती थी। अब पॉइंट ये है कि देखो हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक तरीके से डेटा के ऊपर तो काम बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब उनकी इम्प्रैक्टिकेबिलिटी को सामना करना पड़ता है, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द ग्राउंड रियलिटीज़। कहने का मतलब कि ज़मीनी हकीकत क्या है उसको तो आपने जाना नहीं, एयर पॉल्यूशन के बारे में तो आपने जान लिया, पर उसकी ज़मीनी हकीकत क्यों है, क्या रियल रूट कॉज है, उनको एड्रेस नहीं कर पाई हमारी जो एग्जिस्टिंग बॉडीज़ है। दूसरी तरफ एनफोर्सिएबिलिटी डेफिसिट, उन लोगों ने जैसे कि सीपीसीबी हो गया या फिर ईपीसी हो गया, ये एनफोर्स नहीं कर सके अपनी खुद की जो टारगेट्स थे, जो उनका ऑब्जेक्टिव था उनके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बैन भी उन्होंने बहुत लगाए,
पेनल्टीज़ भी बहुत लगाई, पर वो सारी की सारी इनफेक्टिव रही। तो एप्रीहेंशन तो अभी ये है कि नई एजेंसी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के ग्राउंड को गेन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑर्डिनेंस ने बात क्या कही है, 1 करोड़ का फाइन या फिर 5 साल तक की जेल। भाई रियल आप फाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो लगाओ एटलीस्ट। 1 करोड़ का फाइन कौन देगा आपको जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को वायलेट करेगा। तो ये चीज़ें जो ना ऐसे प्रोविज़न एक्सट्रीम चले जाते हैं तो अगले को फिर अकाउंटेबल अब आप बना ही नहीं सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल को या कोई किसी भी एंटिटी को। तो एनसीआर की जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें लाइफस्टाइल जो है उसकी चॉइस क्या है वहाँ के लोगों की, क्योंकि वो पर्सनल व्हीकल चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ नहीं करते। तो दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है नेबरहुड स्टेट्स में, वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। रही सही में एनसीआर की ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड भी फिनोमेना हमने एक्सप्लेन पेज पे अच्छे से डिस्कस किया है। अच्छा, एक चीज़ कुछ बोलते हैं कि आप लोगों में से कि सर डेट मेंशन कर दिया करो कौन सा है। आप कंटिन्यूस प्रोसेस को फॉलो करते रहो भाई, आपको सब समझ में आ जाएगा चीज़ें, बस एक भी चीज़ छोड़ो मत, ठीक है ना। तो आप देखो कि किस तरीके से आप, अगर हो सकता है कि एडिटोरियल आपने पढ़ना ही अभी शुरू किया, एक तो देखो कि कहीं दूसरे चैनल पे आप देख रहे थे, दूसरा ये हो सकता है कि आप खुद पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं तो जो कॉन्सेप्ट्स का नाम मैं लेता हूँ या एक्सप्लेन पेज का नाम लेता हूँ, इसका मतलब आप उससे वेल अवेयर्ड हो। फिर भी अगर नहीं हो तो अब कंटिन्यू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें तो रिपीट होती रहती हैं, बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो पर्टिकुलर एनआरसी की बात करें, सॉरी एनसीआर की बात करें, तो रीजनल ज्योग्राफी है वो भी बहुत मैटर करती है। तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है डिफरेंट आप बोल सकते हो इश्यूज़ का या फिर इन सारी इक्वेशंस का, तब जाकर के दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पॉइंट ये है कि भाई कैसे भी करके एयर को क्लीन करो, ये तो आपके लिए प्री कंडीशन है ही, बट आप अपनी पॉलिसीज़ जो भी बनाओ ना, वहाँ पर एक इनेबलिंग बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, लोगों के एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, किसानों का बिहेव चेंज होना चाहिए, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप अच्छे से बनाओ, ठीक है, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करो कि भाई स्टबल बर्निंग को अवॉइड करो आप। तो इस तरीके से कमीशन जो है उसकी अपने आप में ड्यूटी ये बनती है कि इन चीज़ों को इंश्योर करे। नहीं तो देखो उनकी तरह से ईपीसीबी या फिर ईपीसीए है जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बेस्ड, तो उन्हीं की तरह ये भी टॉप डाउन एंडिवर में रह जाएगा और कुछ होना जाना है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शेपिंग द फ्यूचर। अभी इस हफ्ते यूएसए और इंडिया के बीच में तीसरा एनुअल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, जो कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो अनप्रेसिडेंटली हाई टाइम पे चल रही है। आप देखोगे डायलॉग जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंशियल मोमेंट पे देखा जा रहा है, जब दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं एक क्लोज़र टाइज की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ दोनों के कॉमन विजन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विजन है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप कैसे इंक्रीज होती जा रही है। आज लगभग 15 साल हो गए हैं जब यूएसए और इंडिया ने डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था, और पेस ऑफ ग्रोथ भी देखें तो डिफेंस कॉपरेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये साल जो है हर साल कुछ ना कुछ एक नया काम करता हुआ दिखाई देता है, तो वो आप देख सकते हो कितना बड़ा अचीवमेंट है। और अभी इस साल के 2+2 डायलॉग में क्या देखा आपने कि बेका साइन हो गया, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो कि टोटल 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स में से एक लास्ट बचा हुआ था, जिसको बोलते हैं इनेबलिंग एग्रीमेंट्स या फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बोले जाते हैं जिनको, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्लोजल मिलिट्री कॉपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएसए और इंडिया के डिफेंस रिलेशनशिप को हम देखें तो वो और हाइट पे जाते हुए दिखाई देते हैं, जब मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के बेसिस पे 2016 में एक माइलस्टोन पुट किया गया था, जब बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को नई ट्रेजेक्टरीज दी गई थी। क्योंकि इसी साल आप देखोगे इस साल के बाद में हमारी जो स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना एक्सरसाइजेस की, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें, चाहे सिक्योर कम्युनिकेशन की बात करें, या हम कैसे भी करके क्लोजर कोलैबोरेशन और शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करें,
या फिर मैरीटाइम डोमेन की बात करें, हर एक सेक्शन में, मिलिट्री सेक्शन में या फिर डिफेंस सेक्टर में हम कहीं ना कहीं लगातार एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि दोनों कंट्रीज़ की जो पार्टनरशिप है वो लगातार कितनी एक्सेस में या कितना आगे बढ़ चुकी है कि इंडियन ओशियन में नवंबर के टाइम पे, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट नवंबर में पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज देखी गई है कि हमारी तीनों की तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों ने और इन्हीं के काउंटर पार्ट यूएसए से, इन्होंने मिलकर के एक्सरसाइज की जिसका नाम था टाइगर ट्रायम्फ। आप ये नोट कर लेना, टाइगर ट्रायम्फ कौन कौन से कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में भी आप देख सकते हो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील हुई, जिसमें कि एक लॉन्ग टर्म विजनरी निकल के आती है कि कितना आगे का सोच करके ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो अपवर्ड या फिर आप कह सकते हो किस तरीके से रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज की बढ़ती जा रही है, इट्स नॉट अ सरप्राइज, ठीक है। एक तरफ वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो एक तरफ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मतलब एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ इंडिया। तो इनका अपने आप में फ्री सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फ्री सोसाइटी, जहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप को एम्पावर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया दोनों सिमिलर विजन को शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया पैसिफिक बेस्ड अगर देखें तो वहाँ पर भी शेयर्ड कमिटमेंट पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए काम करते हैं। सभी जो भी टेरिटोरियल रीजन है या फिर सभी जो छोटे बड़े कंट्रीज़ हैं, उनकी सॉवरेनिटी को अपहेल्ड करने के लिए दोनों कंट्रीज़ हमेशा बहुत ही, कहते हैं ना, वोकल रहे हैं, हमेशा से इन्हीं चीज़ों को फेवर किया है, क्योंकि दोनों की दोनों डेमोक्रेसी है। दूसरी तरफ हम देखें नेविगेशन की फ्रीडम के लिए भी दोनों कंट्रीज़ आज फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी आप देखोगे, दूसरे और इंडिया में भी आप देख लो, इंडियन ओशन में। इसी तरीके से यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप में एक और आपको एक्सेलरेशन दिखाई देता है जब हम ये रिकॉग्नाइज करें कि किस तरीके से लाइक माइंडेड कंट्रीज अब आगे आकर के और ज़्यादा कोऑपरेशन को दिखा रहे हैं, जो जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, क्वाड। तो इस तरीके से ये जो अलाइनमेंट है ना, जो एग्जिस्ट भी करता है और आगे भी बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो नई तरीके की स्ट्रेटेजी आगे बनती हुई दिखाई दे रही है। 2018 के अगर नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई की गई है, दैट इज री इमर्जेंस ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, आप देखिए कंपटीशन, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बिल्कुल क्लियर शो कर देती है कि कितना लंबा प्लान है दोनों कंट्रीज़ का आगे चल के कोऑपरेट करना और किस तरीके से एक फ्री सोसाइटी को एक स्पेस प्रोवाइड करना लोगों को। प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी, ये दो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप देखोगे तो चैलेंजेस भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इनका खुद का विजन, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और दूसरा सागर, जिसका फुल फॉर्म क्या है, द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो रीजन में सब की सिक्योरिटी हो और सब ग्रोथ करें, ये चीज़ हम विजन लेकर के चलते हैं। तो उस केस में आप देखो कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन और ज़्यादा एक सोने पे सुहागा बोल सकते हैं। सागर जो कि हम ओशियन को बोलते हैं, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन में हम एक वर्ल्ड ऑर्डर को इस तरीके से लाना चाह रहे हैं कि लॉ बेस्ड वहाँ पर कम्युनिकेशन हो, फ्री नेविगेशन हो, किसी एक कंट्री की दादागिरी वहाँ पे ना चले। दैट मीन्स दोनों कंट्रीज़ एक चीज़ की हमेशा से वकालत करते आए हैं कि सब राइज हो और सब प्रॉस्पेरिटी को गेन करो। इन्हीं पॉलिसीज़ के अंडर इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया में भी अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, और वो भी वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ आसियान। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिया जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अपनी जो यूटिलिटी है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। और आप देखो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इनके साथ में भी लगातार इंडिया के टाइज जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट भी साइन किया जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और इसके अलावा आप देखो मिलिट्रीज़ के बीच में भी इनके लॉजिस्टिक शेयर, मतलब
लॉजिस्टिक्स को शेयर करने के लिए भी कॉपरेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देखोगे इंडिया ने अब की बार रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को इनवाइट किया है यूएस इंडिया जापान मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। रही सही में आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनली एक तरीके से एक रियलिटी में बनती जा रही हैं, और अपने आप में ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर भी है कि भाई कैसे भी करके एक रेजिलियंट नेटवर्क बनाया जाए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स रीजन की तरह इमर्ज होके आ रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी लगातार एक स्कोप ओपन करती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने एक आर्टिकल में बताया भी था, मैंने तो क्या बताया, मतलब आर्टिकल आया था जिसमें ये था कि अभी इकोनॉमिक टाइज के लिए भी ये कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, और क्वेड ही नहीं, क्वेड प्लस की बात भी हो रही है। तो आप देख सकते हो लाइक माइंडेड कंट्रीज कितना आगे आना चाहते हैं। और रही सही में ये चीज़ तो आपको क्लियर है ही कि चाइना अपनी डोमिनेंस लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज देखो ईस्टर्न लद्दाख में चाइना से अभी स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए। गलवान वैली में अभी आमने सामने बैठे हैं दोनों के दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स, पर आप देखो न तो कोई वहाँ पर अभी मतलब एक फैटेलिटी का कोई केस आया है। रीज़न क्या है? इंडिया के कॉपरेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, इंडिया को तो वही है भाई कि अपने वही है अपनी मतलब घर की मुर्गी समझ रखा था, मन में आया जैसे कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब इंडिया ने अपने खुद के हिसाब से लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में कॉपरेशन करना शुरू कर दिया। अच्छा, केवल इंडिया के साथ ही प्रॉब्लम थोड़े ना है, बाकी और कंट्रीज़ के साथ भी तो प्रॉब्लम है। और इंडिया हमेशा से, और इंडिया नहीं, ये सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को हमेशा अपहेल्ड करते आए हैं। और इंडिया ने भी जो सपोर्ट किया है उन चीज़ों को, यहाँ पर राइटर जो बोल रहे हैं कि हम भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की जो अप्रोच है, जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की जाती है, पर्टिकुलर साउथ चाइना सी में, जो कि जिसके लिए इंडिया भी सपोर्ट करता है तो यूएसए भी सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी आना, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक आप टाइज को और इंक्रीज होते हुए देख रहे हो। तो उस केस में अब यूएस है इंडिया को और भी हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस आर्मरी ये अवेल कराएगा, जैसे कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, एयर एंड मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़, इनमें भी अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक कोलैबोरेशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि विवेक काटजू जी का एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप करो सबके साथ में अपने रिलेशनशिप लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में बढ़ाओ, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सब्ज्यूम कर दो और कि भाई हम तो झुकते हैं आपकी, हम सबऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ में आप बराबर की बात करते हो, मतलब पार्टनरशिप है ये, ओके। दूसरी तरफ एक तो अलायंस, एक पार्टनरशिप। अलायंस में तो देखो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पार्टनरशिप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया को यूएसए की टेक्नोलॉजी से सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पर इंडिजिनस बेस्ड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट डेवलप होने चाहिए। तो इस तरीके से 21st सेंचुरी में इंडिया और यूएसए के बीच में जो कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है ना, वो अपने आप में एक अलग ही माइलस्टोन शो करता है। पिछले साल की तरह ही हम आगे भी बढ़े और आज भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो है वो लगातार एक स्ट्रेंथ को गेन करता ही जा रहा है। पोटेंशियल भी बहुत है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, पार्टनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का सोर्स भी है दोनों कंट्रीज़ के लिए, इंस्पिरेशन भी है इस रीजन में और वर्ल्ड के लिए। तो कहने का मतलब यही है, फ्रीडम के लिए काम करो, ना कि कोर्जन के लिए। इंटिमिडेशन इज़ नॉट द वे। दोनों कंट्रीज चाह रहे हैं क्या? फ्रीडम देना। दोनों रीजन क्या चाह रहे हैं? लिबर्टी के लिए काम कर रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।